है ना। ग्लास स्लैब क्या होता है? ग्लास स्लैब जैसे आपने 100 ग्राम मक्खन की टिक्की देखी होगी, उस साइज़ का अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली उसी साइज़ का ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसका अगर हम 3D लुक देखना चाहें तो वो ऐसे दिखेगा। व्हाइट बोर्ड पे देखिए, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से होता है एक ग्लास स्लैब। ग्लास का बना होता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है आजकल, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या ग्लास का। तो इसका जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हम हमेशा इधर से देखते हैं, वी सी फ्रॉम हियर, तो हमें ये रेक्टेंगल दिखती है जो कि अब हम ये बना रहे हैं, ठीक है। क्या लॉजिक समझ में आया कि हम ऊपर से देख रहे हैं और उसको बना सामने रहे हैं यहाँ, यानी कि ये जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है, ठीक है। और ये प्लेन ऑफ पेपर है, एक वाइट पेपर लगा लेते हैं जिस पे पिन वाला एक्सपेरिमेंट आपको मैंने करवाया था, अगर नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी के माध्यम से सीख पाएंगे हम कि यहां से हमने दो पिन्स लगा लिए एक सर्टेन एंगल पर, दैट इज सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कंसिडर किया अपने आप से, वहां पर एक नॉर्मल बना लिया, एक कोई एंगल प्रोटेक्टर से 30 या 60 डिग्री मार्क कर लिया, मान लो 30 डिग्री मार्क कर लिया, तो दैट इज दिस एंगल इज 30 डिग्री, और 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पर दो पिन्स लगा ली। और जब हम इधर से देखेंगे, मतलब अब ये आई को हमने उठा के यहाँ ले आए सामने, इस जगह पे, इस जगह से देख रहे हैं, इस जगह से जब देख रहे हैं तो ये दो पिन्स हमें ऐसे दिखेंगी कि वो अलग अलग होंगी। जैसे ट्रेन पे आप जाते हो ना, तो आप देखते हो कि जब आप ट्रेन पे जा रहे हो, आपके जो इमीडिएट नेबर में पटरी है या पेड़ है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस पेड़ों के पीछे के जो बहुत दूर के खेत के पीछे वाले पेड़ हैं वो तुम्हारे साथ ही आगे चल रहे हैं। कभी अब दोबारा जब ट्रैवल करोगे तो देखना कि तुम्हारे इमीडिएट पास की चीज़ तुमसे दूर जा रही है, मतलब तुम अगर नॉर्थ जा रहे हो तो वो साउथ जा रही है, और जो पीछे वाले बहुत दूरी वाले पेड़ हैं वो तुम्हारे साथ ही नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। चंदा मामा ये सर तुम्हारे साथ साथ ट्रेवल दो करता है। ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट है कि जब आप अगर आप कार पे जा रहे हो, कभी भी चंदा मामा या सूरज दादा निकले हुए हैं, सूरज को तो नहीं देखना प्लीज़, चंदा मामा को देखो अगर, तो चंदा मामा तुम्हारे साथ साथ चलता है ना। बिल्डिंग पीछे छूटती जाती है, चंदा मामा तुम्हारे साथ साथ चल रहा होता है, तो रिलेटिव मोशन की कंसेप्ट है इसमें भी। जब अपना सर लेफ्ट या राइट घुमाओगे तो दोनों पिन रिलेटिव मोशन करेंगे, और एक ऐसा समय आएगा जब दोनों एग्जैक्टली एक लाइन में नजर आएंगी तुम्हें, तो वहां देखते हुए एक तीसरी पिन और एक चौथी पिन लगा देना, और फिर आपका काम खत्म। इन दोनों पिनों को मार्क करके जोड़ लेना, तो ये रे का डायरेक्शन मिल जाएगा आपको कि ये रे जब बाहर निकल रही है, ये रे जब बाहर निकल रही है तो ये ऐसे बाहर निकलेगी। अब अंदर क्या हुआ, तो पिंस निकाल दोगे, ग्लास स्लैब हटा दोगे, तो आप कहोगे कि भैया ये रे इधर से घुसी थी और इधर से ऐसे निकल रही है। तो नेचुरली रे अंदर से इस पॉइंट से जहां गायब हुई है से इस पॉइंट के बीच में ट्रेवल कर रही होगी, है ना। आप आइडिया लगा लिया कि भैया रे ऑफ लाइट यहां से घुसी, ये ग्लास स्लैब के अंदर ट्रेवल किया, और ये देखो बाहर निकल गई, ठीक है। तो फॉर वेरियस एंगल्स ये डायग्राम अलग अलग बनता रहेगा, यानी कि अगर आप थोड़ा एंगल कम रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये डायग्राम बनेगा। अगर आप एंगल थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे, मान लो आपने एंगल ये थोड़ा ज़्यादा कर लिया, 70 डिग्री कर लिया एंगल, तो आप देखेंगे कि ये रे ऐसे बेंड होकर के और ये फिर ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो कुल मिला के मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ दिस इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे, ये कहलाती है इंसिडेंट रे, ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे।
और ये कहलाती है इमर्जेंट रे। इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है। कई बुक्स में इसे सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोला गया। सेकंड इसलिए क्योंकि लाइट फॉलोज द सेम पाथ फॉर गोइंग बैक विच इट हैज फॉलोड फॉर कमिंग। तो अगर इधर से आ रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 हो गया, लेकिन अगर लाइट इधर से आ रही है तो इट विल फॉलो द सेम पाथ, तो ये सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हो गया। तो कुछ बुक्स में इसे I1 I2 बोला गया, कुछ बुक्स में से I और E बोला गया, इसे R1 और R2 बोला गया। चाहे इसे E बोले चाहे I2 बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फर्क क्या पड़ रहा है, जब मैं इस रे को पकड़ के और घुमा रहा हूं, ऐसे बड़ा एंगल ले रहा हूं, तो ये इमर्जेंट रे भी घूम रही है। कैसे घूम रही है, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है कि अगर आप ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को आगे बढ़ाएं तो हर बार तुम्हें ये मिलेगा कि ये जो डायरेक्शन मिल रहा है ये पैरेलल है टू द इमर्जेंट रे। चाहे किसी भी एंगल के लिए आप इसे ट्राई कर लें, आपको मिलेगा कि ये जो इंसिडेंट रे है दिस इज पैरेलल ऑलवेज टू द इमर्जेंट रे, हमेशा पैरेलल रहेगी। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन प्रोड्यूस फॉरवर्ड will always be parallel to the emergent ray, लेकिन at a certain distance from it, यानी कि जो पैरेलल रेज होंगी ये थोड़ी सी दूरी पर होंगी एक दूसरे से, ये थोड़ी सी दूरी पे होंगी, और क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये दूरी हमेशा इक्वल होगी, ये दूरी हमेशा होगी और इक्वल दूरी होगी। दिस गैप बिटवीन the incident ray produced forward and the emergent ray is called lateral displacement. Lateral displacement मतलब रे इतने डिस्टेंस से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है। जी सर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को आ सकता है क्या? टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर वाला यूपी बोर्ड में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कैलकुलेट करने को आ सकता है। सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं कैलकुलेट करने को आएगा, हालांकि फॉर्मूला का मेंशनिंग है, लेकिन आपकी बुक में तो मेंशनिंग भी नहीं है। आईसीएसई में आपको वो खाली आपकी जीके के लिए दे दिया गया कि जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उस फॉर्मूले को देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये फैक्टर्स पे क्यों डिपेंड करता है, इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला बना हुआ है इसका। ओके सर। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या? लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस ओनली। लैटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। विच टू पैरेलल लाइंस? वन लाइन इज इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड and the second is the emergent ray. अच्छी बात क्या आपको दिख रही है इन दोनों डायग्राम्स में? कोई बता सकता है मुझे कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक। थिकनेस बढ़ाते चले जाओगे तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि अभी आपने अपने सामने यहां देखा। लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड लास्टली इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ब्लॉक। ग्लास, फ्लिंट ग्लास है कि पायरेक्स ग्लास है कि कौन सा ग्लास है, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है।